नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि योग देश विदेश में प्रचलित हो रहा है। आजकल हर कोई योग की महत्ता को भली भांति समझता है और उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में हम आपके लिए योग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। आज हम आपके साथ साझा करेंगे प्राणायाम का वैज्ञानिक रहस्य। हमारा श्वसन तंत्र नासिका से शुरू होकर वायु कोशों तक फैला हुआ है। नाक से ली गई सांस स्वर यंत्र और ग्रसनी यानी फेरिंक्स से होती हुई श्वास नली ट्रैकिया में पहुंचती है। गर्दन के नीचे छाती में यह पहले दाएं बाएं दो भागों में विभाजित होती है और पेड़ की शाखाओं प्रशाखाओं की तरह 17-18 बार विभाजित होकर श्वसन वृक्ष बनाती है। यहाँ तक का श्वसन वृक्ष वायु संवाहक क्षेत्र एयर कंडक्टिंग जोन कहलाता है। इसकी अंतिम शाखा जो कि टर्मिनल ब्रोंकियोल कहलाता है, वह भी 5 से 6 बार विभाजित होकर उसकी अंतिम शाखा 15 से 20 वायु कोशों में खुलती है। वायु कोश अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल से वायु कोशों तक का हिस्सा श्वसन क्रिया को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसे श्वसन क्षेत्र यानी रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। श्वास नली के इस वृक्ष की सभी शाखाओं प्रशाखाओं के साथ रक्त लाने और ले जाने वाली रक्त वाहिनियां भी होती हैं। सांस लेने पर फूलने और छोड़ने पर पिचकने वाली इन वायु कोशों और घेरे रखने वाली सूक्ष्म रक्त नलिकाओं यानी कैपिलरीज के बीच इतने पतले आवरण होते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन आसानी से और पलक झपकते ही हो जाता है। पल्मोनरी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक लाती है और वायु कोशों में शुद्ध हुआ रक्त छोटी शिराओं से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से पुनः हृदय तक पहुंच जाता है। फेफड़े आकार में शंकु की तरह ऊपर से संकरे और नीचे से चौड़े होते हैं। छाती के 2/3 हिस्से में समाये फेफड़े स्पंज की तरह लचीले होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो छाती की पसलियां मांसपेशियों के संकुचन से ऊपर उठ जाती हैं और बाहर की ओर बढ़ जाती हैं। इससे छाती का आयतन आगे पीछे और दाएं बाएं बढ़ जाता है। इस क्रम में पेट और छाती के बीच की मांसपेशी महाप्राचीरा डायफ्राम भी संकुचित होकर कुछ नीचे की ओर हो जाती है। इस तरह छाती का आयतन ऊपर नीचे वर्टिकली भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। सामान्य अवस्था में फेफड़ों में प्रवेश करने वाली हवा 400 से 500 मिलीलीटर का 75% हिस्सा डायफ्राम के नीचे खिसकने के कारण होता है। सामान्य सांस के समय डायफ्राम सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर नीचे जाता है। अंतः श्वसन इंस्पिरेशन के बाद डायफ्राम सहित सभी मांसपेशियां पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं और फेफड़े पर दबाव पड़ने से हवा बाहर ठेल दी जाती है। मांसपेशियों और पसलियों और फेफड़े की इस प्रक्रिया को लचकदार पुनर्स्थित इलास्टिक रिवाइकल कहते हैं। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो छाती और पेट फूलते हैं तथा छोड़ने पर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। सामान्य श्वसन क्रिया टाइटल रेस्पिरेशन में फेफड़े के सिर्फ 20% भाग को ही कम करना पड़ता है। शेष हिस्से निष्क्रिय से रहते हैं और नैसर्गिक रूप से इस निष्क्रिय से हिस्सों में रक्त का प्रवाह भी अत्यंत मंद रहता है। सामान्य श्वसन क्रिया में फेफड़े के मध्य भाग को ही कार्य मिलता है। यदि हम प्रतिदिन व्यायाम न करें तो वायु कोशों को पर्याप्त ताज़ी हवा और बेहतर रक्त प्रवाह से वंचित रह जाना पड़ता है। यही वजह है कि जब हम सीढ़ियां या छोटा सा पहाड़ चढ़ते हैं या दौड़ लगाते हैं तो बुरी तरह हाँफने लगते हैं, क्योंकि आलसी हो चुके करोड़ों वायुकेश कितने बेचारे कितना दम मारेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण और गहरी सांस न लेने के कारण फेफड़े के शीर्षस्थ भाग में रक्त प्रवाह काफी कम होने से ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारी सबसे पहले फेफड़ों के शीर्षस्थ भाग को ही अपनी गिरफ्त में लेती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो डायफ्राम 7 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। पसलियों की मांसपेशियां भी ज्यादा काम करती हैं। इस तरह फेफड़े में ज्यादा हवा प्रवेश करती है। यह सामान्य की तुलना में लगभग 4-5 गुना होती है, यानी सभी 100% वायु कोशों को भरपूर ताज़ी हवा का झोंका लगातार आनंदित करता है। साथ ही रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है। इस तरह दोनों फेफड़ों के बीच बैठा हृदय सब तरफ से दबाया जाता है। परिणाम स्वरूप इसको भी ज्यादा काम करना ही पड़ता है। इस तेज प्रवाह के कारण वे कोशिकाएं भी पर्याप्त रक्त संचार, प्राणवायु और पौष्टिक तत्व से सरोबार हो जाती हैं।
जिन्हें सामान्य स्थिति में व्रत सा करना पड़ रहा था। नैसर्गिक रूप से वहां मौजूद विजातीय पदार्थ भी हटा दिए जाते हैं। यह तो सीने में हो रहे परिवर्तन की बात हुई। अब जो उदर में हो रहा है उसकी दास्तान जान लेते हैं। डायफ्राम जैसी मजबूत और मोटी मांसपेशी तथा नीचे कुल्लों की हड्डियों के बीच की जगह में लीवर, अग्नाशय और 30 फीट लंबा पाचन तंत्र, पैंक्रियास, स्प्लीन, गुर्दे, एड्रिनल ग्लैंड्स, मूत्राशय और मलाशय और स्त्रियों के मामले में गर्भाशय और अंडाशय आदि होते हैं। जब डायफ्राम 7 सेंटीमीटर नीचे आता है तो इन सब की स्थिति बेचारों जैसी होती है। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? पैरों में नहीं जा सकते। एक ही रास्ता बचता है कि यह अंग भी कुछ सिकुड़े ताकि डायफ्राम को 5-6 सेंटीमीटर ज़्यादा जगह मिल सके। ऐसी स्थिति में यदि भस्त्रिका या अग्निसार किया जाए तो मामला और भी मुश्किल हो जाता है। उदर की दीवार, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी आगे जगह देने की बजाय दबाव डालने लगती है। इस आंतरिक मालिश के परिणाम स्वरूप उदर के ये तमाम अंग तेज रक्त संचार, ताजी प्राणवायु और पौष्टिक तत्वों से अनायास या बिना प्रयास लाभान्वित हो जाते हैं। सभी अंगों के क्रियाकलाप सम्यक रूप से होने लगते हैं। ग्रंथियों से रसायन समुचित मात्रा में निकलते हैं। विजातीय पदार्थ हटा दिए जाते हैं। तेज प्रवाह बैक्टीरिया को रास नहीं आता। पर्याप्त भोजन, प्राणवायु मिलने से कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण बढ़ जाता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। खाया पिया अंग लगने लगता है। अंतःस्मरण शक्ति, सोचने समझने और विश्लेषण की शक्ति बढ़ने लगती है। धैर्य और विवेकशीलता में भी वृद्धि होने लगती है। अतः स्मरण शक्ति, सोचने समझने और विश्लेषण की शक्ति बढ़ने लगती है। धैर्य और विवेकशीलता में वृद्धि होने लगती है। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, मद धीरे धीरे अपने अस्तित्व के लिए तरसने लगते हैं। निष्कर्ष यह है कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा दी है वह जीवन में घटित हो जाती है। प्रसन्नत्वेन्द्रियमना स्वस्थ्य इत्यभिधीयते, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन तथा आत्मा की प्रसन्नता स्थिति ही स्वास्थ्य है। तो ये थी प्राणायाम से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं इसे अपनाकर आप अपना जीवन खुशहाल और स्वस्थ बनाएंगे। आने वाला साल आपको मुबारक हो। धन्यवाद।